Morning, students. This is History, Class 7th, Chapter 4, The Mughal Empire. Today is going to your 7th class. On this chapter, अब तक हमने समझा कि मुगल्स जो अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, जो अपने आप को तैमूर के वंशज कहलवाना पसंद करते थे, जो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली और आगरा तक फैल चुके थे और 17वीं शताब्दी तक आते आते लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। उनका शासन प्रशासन में जो मनसबदार थे उनका बड़ा महत्व था। द मुगल एम्पायर इन द 17th century and after. The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led a great economic and commercial prosperity. International travelers described it as the fabled land of wealth. जो मुगलों की प्रशासनिक और सैनिक क्षमता थी, कुशलता थी, उसकी वजह से मुगल साम्राज्य में आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि थी। अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रैवलर थे, यात्री थे, वो मुगल एम्पायर को संपदा का, धन संपदा की भूमि कहते थे। बट these some visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. लेकिन जितनी ज़्यादा समृद्धि मुगल एम्पायर में थी, उसके साथ साथ वहाँ गरीबी भी थी। The inequalities were glaring. Documents from the 20th year of Shahjahan's reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000. अगर हम शाहजहाँ के 20वें साल की बात करें, शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें साल की बात करें, तो हम देखते हैं कि कुल 8,000 मनसबदारों में शाहजहाँ के काल में केवल उसके आधे, लगभग आधे 445 मनसबदार ही ज़्यादा वेतन ले पाते थे। A mere 5.6% of the total number of the mansabdars received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. लेकिन जो बाकी बचे हुए मनसबदार थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. मुग़ल शासकों और मनसबदारों के द्वारा अपनी आय का अधिकतर जो हिस्सा था वो वेतन में या वस्तुओं खरीदने में जाता था। This expenditure benefited the artisans and the peasantry who supplied them with goods and produce. हालांकि जो मुग़ल बादशाह और जो मनसबदार जो वस्तुएं खरीदते थे और कारीगरों से, किसानों से खरीदते थे, तो इससे किसानों को फ़ायदा होता था क्योंकि वो वस्तुएं बनाते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट एंड द आर्टिजन। तो जो कारीगर थे और जो किसान थे, जो प्राथमिक उत्पादक थे और जिनसे प्राप्त राजस्व से मुग़ल शासन प्रशासन की आय चलती थी, उनसे बहुत ज़्यादा जो लैंड टैक्स कलेक्शन है, वो जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो होता था। तो इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे, ज़्यादा धन नहीं बचता था जो वो अपने जीवन में प्रयोग कर सकें। वो तो केवल उसी पैसे से काम चलाते थे जो पैसा उनको वस्तुएं बेचने के बदले में मिलता था। The poorest among them lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity. इस तरह से किसान और कारीगर केवल अपनी जीविका ही कमा पाते थे और जो पैसे उनके पास बचते थे वो उनको औजार खरीदने में या अपनी उत्पादकता बढ़ाने में प्रयोग करते थे। द वेल्दियर peasantry and artisanal groups, the merchants and the bankers profited in the economic world. और जो धनी किसान थे, जो
संपन्न कारीगर थे, व्यापारी थे, बैंकर थे, उनको ही ज़्यादा फायदा होता था। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. इस तरह से हम देखते हैं कि मुग़ल शासन में जो कुलीन वर्ग था वो धन संपदा उसके उसके अधिकार में काफ़ी थी। As the authority of the Mughal empire slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in regions. जैसे जैसे 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हम बात करें, मुग़ल सत्ता कमज़ोर होने लगी, तो जो शक्तिशाली लोग थे वो मनसबदार भी हो सकते थे, कुलीन वर्ग के लोग भी हो सकते थे। तो उन्होंने अपनी सत्ता दिखानी शुरू कर दी, अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी, अपने आप को मुग़ल बादशाह से अलग करना शुरू कर दिया। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। उन्होंने अपने अलग अलग राजवंश स्थापित करने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए हैदराबाद और अवध इसके उदाहरण है। Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. हालांकि उन्होंने मुग़ल बादशाह को अपना मास्टर, अपना स्वामी मानना बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता अलग हिस्से में स्थापित करनी शुरू कर दी थी। थैंक्स।